नमस्कार, न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मायावती ने जन्मदिन के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। साथ ही साथ उन्होंने सपा, कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप भी लगाया है। हालांकि अगर कल की बात करें, यानी कि कल 16 जनवरी को मायावती एक अहम बैठक भी करने वाली है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने वाली है और अपने पार्टी के खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए रणनीति बनाएगी। हालांकि आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले जो मायावती का बयान सामने आया है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। बीएसपी के विशेषकर दलित बेस वोट को कमजोर करने व उसे तोड़ने के लिए अब यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य जातिवादी पार्टियां भी आए दिन किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जिनसे इन्हें कदम कदम पर जरूर सावधान रहना है। हालांकि इस मामले में मैं भी इन्हें समय समय पर काफी सचेत करती रहती हूँ, वरना ये सभी जातिवादी पार्टियां इन्हें कभी भी सत्ता में आसीन नहीं होने देंगी और इसके बिना इन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में मिले कानूनी अधिकारों का सही से पूरा लाभ नहीं मिल सकता है। तो सुना आपने मायावती किस कदर हमलावर है। तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंचल यादव जी, प्रवक्ता सपा, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, सुरेंद्र दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं चंचल जी से लेना चाहूंगी, तो सीधा रुख चंचल जी का। चंचल जी, जिस तरह से मायावती ने आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं आप लोग, फिर चाहे वो सपा हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, इन लोगों की नजर दलित वोट बैंक पर है। देखिए, सबसे पहले तो सवाजी बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है। मैं जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, उनको बधाइयां देता हूं। और जहां तक बात वोट बैंक की है, समाजवादी पार्टी जो है कभी भी जाति के आधार पर, हम लोग कभी जातिगत आधार पे कोई काम, मतलब कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। सपा का मुख्य एजेंडा है कैसे अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, जिसको वो हर सुविधा मुहैया कराई जाए, उसको विकास की धारा से जोड़ा जाए और उसे जो है कैसे जो है न्याय मिले, कैसे उसको हक अधिकार मिले, उसके हक हुकूक की लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा अग्रसर रही है। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी अब शासन रहा, सपा के शासन के दौरान उस गांव के गरीब व्यक्ति के पास जब कोई घटना घटती थी तो बेचारा थाने नहीं पहुंच पाता था। प्रभुत्ववादी लोग थाने नहीं पहुंचने देते थे, बड़े लोग, पैसे वाले लोग मैनेज कर लेते थे। लेकिन आज उस एक गरीब आदमी, गरीब किसान, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो भी गरीब है, जो भी कमजोर है, वो एक फोन करता है, उसके दरवाजे पर पुलिस पहुंचाने का काम हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। आज कम से कम ये व्यवस्था दी महिलाओं के लिए, वुमेन पावर लाइन 1090, महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन स्कीम लेके आए। 108, 102, मैडम आपको बता दूं, जब गांव में कोई डिलीवरी होती थी, हम लोग यहाँ गरीब आदमी पैदल किसी प्रधान जी के यहाँ गाड़ी लेने जाता था, कहीं किसी प्रभुत्ववादी व्यक्ति के पास गाड़ी के लिए जाता था, किसी के पास हाथ फैलाता था, लेकिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 102 एम्बुलेंस ला करके उन महिलाओं के लिए जो प्रसव के समय दिक्कत होती थी, उन महिलाओं को वहां तक पहुंचाने का काम किया। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे जी, उसके बाद आगे बढ़ोगे आप तो वुमेन पावर लाइन, जो महिलाओं को सशक्त करने का काम किया, उसके आप आगे बढ़ोगे, छात्रों को लैपटॉप देने का काम किया, उसके आप आगे बढ़ोगे तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में से अगर हम लखनऊ की बात करें, आसपास जिलों की बात करें, राजकीय महिला कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज, उसका डेयरी का प्लांट, उसके अलावा पीजी कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज। आपको बता दूं, इसे लखनऊ के अंदर मैं बैठा हूं, लखनऊ के अंदर आप बता दें एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट, अंकोलॉजी भवन, और आप आगे बढ़ोगे तो लीवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग, किडनी ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग, शताब्दी की बिल्डिंग में जो है अलग से कार्डियक ब्लॉक जो है,
और इसके अलावा जो है केजीएमसी के शताब्दी की पूरी बिल्डिंग नहीं बनी, 200 बेड का मास शिशु अस्पताल बनाया। उसके और आप और आगे बढ़ोगे तो जो 100 बेड का अस्पताल रामसागर मिश्रा के नाम से बना, उसके आप और आगे बढ़ोगे तो आपको जो है बगल में ही आप देखोगे तो जो 100 बेड का अस्पताल था लोक बंधु नारायण में, 300 बेड बनाने का काम किया। मेडिकल के क्षेत्र में बड़े बड़े काम। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। इसके अलावा सारे अधिकतर जिलों को जिला मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ने का काम किया। आपको मैं बता दूं कि लखनऊ के अंदर अमूल का प्लांट, पराग का प्लांट, और उसके अलावा शानी अवध, प्लासियो, मेदांता, लुलु, इसके अलावा आप आगे बढ़े एससीएल का कैंपस में 12,000 एम्प्लॉय नौकरी कर रहे हैं। और आप आगे बढ़ोगे तो एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्रा पार्क, मेट्रो का काम, इसके अलावा लोक भवन से ऐसे सैकड़ों काम जो मेरे जुबान पे याद है मैडम। लेकिन भाजपाइयों से पूछ लेना, कोई कहीं 50 बेड का लखनऊ राजधानी में कहीं 50 बेड का अस्पताल नहीं बनाए हों। अगर ये पिछले 8 सालों में डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन का है, सारे के सारे इंजन पता नहीं क्या कर रहे हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं, सब इधर उधर हो जा रहे हैं, लेकिन कोई काम ये भाजपाई बता नहीं पाते। इनके पास कुछ भी नहीं बताने को रहता है। फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी डॉक्टर सुधा जी का। डॉक्टर साहब, जिस तरह से मायावती ने आरोप लगाया है आप लोगों पर, क्या आप लोगों की नजर उनके वोट बैंक पर है? सुधा जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है। जी, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले बहन मायावती जी को बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद। उनका कोई प्रवक्ता होता तो बात और स्पष्ट हो पाती। और जहां तक राजनीति में जब हम छोटे थे, मेरा जो क्षेत्र है वो अंबेडकर नगर का है, और हमने बचपन में जब उनका नाम सुना था तो महिलाएं राजनीति में किस तरह आगे बढ़ रही हैं, ये हमें देख के अच्छा लगता था। लेकिन आज की स्थिति अगर देखी जाए सभाजी, पिछले कई वर्षों से तो जिस तरह की चुप्पी दिख रही है, वोटर किसी की बकौती नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा है कि इनका वोटर है। जो काम करेगा जनता उसके साथ जाएगी। तो अगर कोई राजनीति में आया हुआ व्यक्ति कहे कि हमारे वोटरों को साधने का प्रयास, तो उसकी गलत फहमी है। उसको इसमें बिल्कुल नहीं रहने की जरूरत है कि वोटर कभी किसी के होते हैं। वोटर सबके हैं, जो जो काम करेगा। अब काम की बात पे आते हैं। दिक्कत इस बात की है सभाजी कि जिनके पास ना, जैसे मान लीजिए सुरेंद्र दुबे जी बैठे, हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, जिन्होंने दुनिया के कितने वर्ष देखे हुए हैं, हमारे देश के कितने अध्यायों को इन्होंने देखा होगा, परखा होगा, जाना होगा। उनसे हम अनुभव बहुत पीछे हैं। तो मैं सवाल नहीं खड़ा कर सकती सुरेंद्र जी पे किसी बात को लेकर, जब तक कि मैं उनकी जितना अनुभवी ना हो जाऊं। लेकिन आज की राजनीति ये हो गई है कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे बड़ों ने किया है उस पे इतने सवालात पैदा कर देंगे और ऐसे ऐसे आरोप लगाएंगे जिनके हम काबिल ही नहीं है। तो हमने जो विचारधारा देखी है कई कई वर्षों की, दशक नहीं, आप जानते हैं शतक पूरा हो चुका है। 130 वर्षों का इतिहास रहा है कांग्रेस का, जिसने इस देश के नींव को गढ़ने से लेके यहाँ तक दौड़ने तक। हम अगर विश्व की बात करते हैं, वैश्विक रैंकिंग की बात करते हैं, तो आप जानती हैं कि 75 सालों में कैसे हमने किया होगा और आज यहाँ तक पहुंचे होंगे। कोई दो राय नहीं है कि किसने क्या नहीं किया होगा। हर सरकार ने काम किया, तभी आज देश इस स्थिति में है। और जो इस बात को नकारता है, जो 70-75 सालों को गाली देता है, यकीन मानिए सभाजी, वो इस देश का हो ही नहीं सकता। वो इस देश की माटी में रचा बसा नहीं है। आरोप लगाना बहुत आसान काम है, लेकिन वो काम पूछिए। मैं मायावती जी को सच बताऊं, जब उन्होंने लखनऊ का रूप परिवर्तन किया था, लखनऊ को जब उन्होंने बदला था, तो मैं हमेशा इस बात को ताकीद करती हूँ और कहती हूँ तस्दीक करते हुए कि ये काम बेहतरीन था। लेकिन आज जब राजनीति में उनके उपाध्येता की बात होगी, जब उनके ऊपर ये पूछ रहे कि आप क्या आज की राजनीति में लोगों के साथ कितनी खड़ी हैं, तो आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा। तो आरोप लगाने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर सुधा मिश्रा खुद क्या कर रही हैं, तभी ये चंचल यादव जी से या शबा जी से प्रश्न कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप खुद तो कुछ कर नहीं रहे हो, आप जाके पीछे बैठ गए हो। आपको ना उनकी बात करनी है दलितों की, ना आपको बात करनी कि वो किस हाल में है, उनकी महंगाई से क्या हाल है, किस तरह वो चले गए हैं, उस पर कोई बात नहीं। भाई आपके पास तो पत्थरों के ऐसा मंदिर है आपके पास कि वहां से न तो हरियाली दिखती है न कुछ और दिखता है। आपने तो पूरा वो देख लिया जो आपको जीवन में देखने का मन था। लेकिन जिनके वोटर, जिनके मतदान से आप वहां तक पहुंचे, आपको ख्याल तक नहीं है। और आज आप कह रहे हैं कि लोग उनको छीन रहे हैं, आप खुद उनसे दूरी बना के बैठे हो। कोई आपसे छीन नहीं सकता है। आप जनता, अगर मैं कहूं कि जनता मुझसे दूर हो रही है, तो जनता नहीं, मैं दूर हुई हूं। तो इसमें दोष किसका है, इसको जानने की जरूरत है। कांग्रेस, सपा, भाजपा, भाजपा को तो छोड़ देते हैं, भाजपा ने राजनीति का जो हालत कर दिया है आज की देश में। जब हम बोलते थे कि
शालीनता और कम से कम ईमानदारी की बात तो इन्होंने ऐसी खत्म कर दी है कि आज में जो भी प्रश्न होते हैं विपक्ष से होते हैं, सत्ताधारी का जो कर्तव्य है उससे प्रश्न ही नहीं होते हैं, तो उनकी तो हम बात करेंगे। लेकिन मायावती जी को शुभकामनाओं के साथ बस एक बात कहना चाहूंगी कि जिनको बचपन में जी। देख के हम बड़े हुए हैं, कम से कम उनसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि वो अपने लोगों को इस तरह छोड़ देंगी ऐसे हाल में कि उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। आज जब बात हो रही जातीय जनगणना की, आज जब बात हो रही है जो पिछड़े जिनको अधिकार नहीं मिल पाए, आज उनको देने के हालत में कौन है, इस बात को नहीं करेंगी। बस हम तो बन गए राजा, कोई ने किसी ने बना लिया कहीं शीश महल, कहीं राजमहल, कहीं न जाने क्या क्या, वो भी वहीं बैठी हुई है। लेकिन जो गरीब जनता जिसके प्रतिभक्ति आय की बात की जाए तो सुधार में कितना हुआ, कौन किसको क्या दे रहा है, नौकरी मिल रही है। आपको पता है अम्बेडकर नगर में जाइए, आज भी आपको ऐसे गांव दिखा सकती हूँ जहां पे गरीबों के रोज खाने में उनके पास 20-30 रुपए का भी नहीं है साधन कि वो अपने रोज के जीवन में 100 रुपए कमा सकें। उसके बावजूद जब ऐसे लोग प्रश्न करते हैं कांग्रेस ने छीना, इन्होंने छीना, तो आपने क्या किया, आप किस लिए थी, आपके पास जो कुछ है उसमें का 1% भी गरीबों को दे दिया होता, अपने संसदीय क्षेत्र में दे दिया होता, तो कम से कम गरीबों की हालत तो ना होती। तो ये जो कहने की बातें अलग होती हैं और जिंदगी में जो किया गया होता है वो जनता देख रही है। और मैं हमेशा इस बात को कहूंगी कि गलतियां जो पिछली हुई हो उनको दोहराने वाला व्यक्ति कभी राजनीति में बेहतर नहीं हो सकता है। अगर मैंने कोई गलती की है आज भी वही करूंगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं है, लेकिन कोई गलती हुई हो और आज हम खड़े होकर इस बात को कह सकें कि हाँ गलत था लेकिन हम बेहतर करेंगे, तब वो आपको बिल्कुल। सच में एक व्यक्ति के रूप में, राजनीतिज्ञ के रूप में और एक पार्टी के रूप में बेहतरी देगा। ये नहीं कि बस आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते इस बात को फिर से दोहराऊंगी कि इस देश की नींव में जितने भी पत्थर हो, मिट्टी हो, बालू हो, मोरंग का एक टुकड़ा भी हो, उसकी उपादेयता है। उस पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाला व्यक्ति इस देश के साथ गद्दारी कर रहा है और ऐसे लोगों को हटा के इस देश में आज क्या होना चाहिए, वर्तमान में स्थिति क्या है, उस पे बात करने वाले लोग जनता के साथ खड़े होंगे और जनता उनके साथ होगी। ऐसे आरोप प्रत्यारोपों से नहीं चलेगा। चलिए ठीक है डॉक्टर सुधा जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी सुरेंद्र दुबे जी का। सर, अगर बात की जाए मायावती की, तो मायावती का एक वक्त था जब मायावती की अच्छी खासी पकड़ थी, लेकिन अब उनके पार्टी का अस्तित्व क्या है ये सबके सामने, वो अपना जनाधार खो चुकी हैं। कहीं ना कहीं उनका जनाधार सिमटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर कि उनकी वोट पे इन लोगों की नजर, तो क्या लगता है ये जो अब मायावती इस तरह से सामने से हमला बोल रही हैं, इस तरह से हमला, क्या उनको कोई फायदा मिलेगा? देखिए मायावती जी जब कांग्रेस सपा पर आरोप लगाती है तो मुझे लगता है कि मायावती जी को समझना चाहिए कि जनता इतनी मूर्ख नहीं है, भाजपा पर आरोप नहीं लगाती है। और जो जो प्रॉब्लम है इस समय, भाई सत्ता में कौन है? उत्तर प्रदेश से न सपा सत्ता में है न कांग्रेस सत्ता में है, भाजपा है। तो एक विपक्ष के नेता का कर्तव्य होता है कि वो हमेशा जो सत्ताधारी दल है उससे क्वेश्चन करता है, उसके बारे में टिप्पणी करता है, आलोचना करता है, प्रशंसा करता है। अब मायावती प्रशंसा नहीं कर रहे हैं इसलिए कि हालांकि वो जो काम कर रही हैं वो सब प्रशंसा योग्य ही है भाजपा के लिए। अब वो देखिए पिछले कई चुनाव से आप देख रहे हैं कि उनका जो वोट बैंक है लगातार घटता जा रहा है। और जो मायावती 4 बार, क्योंकि बीजेपी एक बार छोड़ दीजिए मुलायम सिंह जी के साथ ही, बाकी तो वो बीजेपी के साथ ही रही सत्ता में, तो उनको ये लगता है कि बीजेपी ही उनको सत्ता मिलने आएगी। अब वो भूल जाती कि वो दौर चला गया जब बीजेपी सत्ता मिलने आती थी। अब बीजेपी दूसरी पार्टियों को समाप्त कर अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। तो बीजेपी इनके ऊपर यह एहसान कर रही कि बसपा को अपने मिला नहीं लिया। हालांकि वो चाहे तो मिला भी लेगी, ये कोई बात नहीं कहेगी। कारण आप जानते हैं, उन्हीं बातों को जिनको हम डायरेक्ट यहाँ प्रूव नहीं कर सकते, कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन सबको मालूम है और ऐसी चर्चाएं हैं कि बीजेपी ने इनकी गर्दन कहीं न कहीं दबा रखी है, जिसकी वजह से ये हर चुनाव में ऐसा काम करती है जिससे बीजेपी को फायदा और सपा और कांग्रेस को नुकसान हो।
अभी जहां भी चुनाव उनको लड़ने का मौका मिलता, आज जन्मदिन था तो हम फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। देखिए, मायावती को हमने उस समय देखा है, सबसे पहले मैंने देखा था अलीगढ़ के पास एक कोई जगह थी, मैं इलेक्शन टूर करके कोई लौट रहा था, तो मैंने देखा बड़ा भारी पंडाल था जिसमें 50-60 लोग ही सुन रहे थे और जी। मायावती जो वहां भाषण दे रही थी और जाहिर है हम ही लोगों को गाली दे रही थी, इनको मारो जूते चाहे। तो हमने कहा ये महिला लगता कुछ करके रहेगी, भाई इतनी हिम्मत से अगर वो ब्राह्मणों ठाकुरों बनियों को गरिया रही है तो जाहिर है उनके दिमाग में कुछ होगा। फिर उसके बाद जब कांशीराम जी के साथ मुलायम सिंह जी के साथ सरकार बनाई, कांशीराम जी के साथ भी मैं और नेताजी के साथ भी कई बार मैं गया टूर पर। आज दिक्कत क्या है कि देखिए, जो इनके मेन मेंटर थे कांशीराम जी वो नहीं, और जो लोग इनके साथ थे वो सब पीछे चले गए। अब बहुत लंबा अरसा कोई सहयोगी इनके पास रह नहीं पाता। अभी लेटेस्ट शिकार सतीश मिश्रा जी हैं, उनको भी आजकल आप कहीं नहीं देखते, पता नहीं वो इनकी पार्टी में है, शायद है, लेकिन नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस उत्तर प्रदेश ने सतीश मिश्रा के कारण ब्राह्मण ठाकुर और जो सवर्ण जाति थे, एक पूर्ण बहुमत उन्होंने सवर्णों के आधार पर ही पाया, उसके अलावा कभी पूर्ण बहुमत में नहीं रही। मुलायम सिंह जी के साथ भी साझेदार थे, बाकी बीजेपी की मदद से बनी। आज स्थिति ये है कि जो इनका वोट बैंक है, स्पेशली इनकी जाति का, वो ये कहता है कि भाई मायावती जी की वजह से हमें बड़ा मान सम्मान मिला, सब बातें हैं, लेकिन अब जब मायावती जी खुद ही मैदान छोड़ गए तो हम उनके लिए कब तक अब त्याग करते रहे। एक आध चुनाव किया, अब वो दलित कहता है कि भाई हम अपना रास्ता देखें ना। इस बात को 2014 में आते ही भाजपा ने पकड़ा, मोस्ट बैकवर्ड और दलित अदर देन मायावती की कास्ट के लोगों को एकत्रित किया और चुनाव जीती। फिर कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी कि ये खुद ही नहीं उनके लिए कुछ कहती है। तो इस समय स्थिति है कि ठीक है, जन्मदिन मनाए, भीड़ भी इकट्ठा हो जाएगी, एक कैडर है और उनके साथ जन्मदिन बहुत अच्छा मना सकती है, लेकिन जो पॉलिटिकल जन्मदिन है उनका, वो अब मुझे हाल फिलहाल होता नजर नहीं आता उत्तर प्रदेश में। और यहाँ वो अब दलितों की नेता नहीं रह गए, किसी जमाने में इस पूरे देश में दलितों की सबसे बड़ी नेता थे। आज दलितों का आधार या तो बीजेपी के पास चला गया या 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उस पर कब्जा कर लिया। तो अब दलित को ये देखना है कि वो कांग्रेस के पास रहेगा कि सपा के पास रहेगा कि मायावती के पास वापस चला जाएगा। चलिए ठीक है सुरेंद्र दुबे जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी चंचल यादव जी का। चंचल जी, जिस तरह से मायावती भी अब तैयारी में जुट गई हैं, हालांकि इसका नतीजा क्या होगा ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा, तो इस बीच सपा की क्या रणनीति होने वाली है? देखिए, सपा समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति है। हम लोग इंडिया अलायंस के एक तरीके से पार्ट हैं और हम सब लोग मिलकर के लड़ रहे हैं। उनकी रणनीति को लेकर के हमें रणनीति नहीं बनानी है। ये जरूर है कि आज के समय में जो अपना SC/ST वर्ग है, जो दलित वर्ग है, वो पूरी उम्मीद के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है, क्योंकि उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है जिस तरीके से सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, संविधान गाहे बगाहे लगातार उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा उसी अयोध्या में चुनाव चल रहा है, इन्हीं के एक सांसद थे लल्लू सिंह जी, स्पष्ट उन्होंने कहा कि हमें 272 सीटें केवल सरकार बनाने के लिए चाहिए, लेकिन 400 सीटें चाहिए हमें संविधान खत्म करने के लिए। तो बहुत सारी बातें थी। इन बातों को लेकर के जो दलित मतदाता है, जो SC/ST मतदाता है, पिछड़ा मतदाता, जो PDA के मतदाता है, जो जनरल में गरीब हैं, वो हर कोई जो है इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरीके से इंटैक्ट है एकदम। आपको मैं बता दूं शिवाजी की, आज अगर आप देखो तो ऐसा कोई तबका नहीं है। यहाँ बैठे हैं दुबे सर, बैठे हैं, हमारी सुधा जी बैठी हुई हैं,
ऐसा कोई परिवार नहीं है जो अपने बच्चों के भविष्य को लेके परेशान नहीं है। हम लोग इलाहाबाद पढ़ते थे मैडम, हर साल मतलब आप घर से गेहूं और चावल लेके जाते थे, 2 किलो अरहर की दाल लेके, और अपना ये सारी चीजें लेके जाते थे, पढ़ाई करते थे। 1000-1500 1000-1200 महीने में पढ़ाई कर लिया करते थे। आज हालत ये कर दी है कि जो 600-700 रुपए फीस थी यूनिवर्सिटी के इलाहाबाद विद्यालय की, वो फीस कहां से कहां पहुंचा दी मोदी जी ने। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि सोचो मत। और जो लड़के पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप अगर पता कर लो तो नौकरियां नहीं आ रही। जो नौकरियों के जो एग्जाम हो रहे हैं वो सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। आप बताओ, लोग मतलब अब लोगों की उम्मीद खत्म हो रही है। मैं बता दूं आपको, उम्मीद खत्म हो रही है। मैं बता दूं, इतने लोग जो है, इतने नौकरी वाले, नौकरी पेशा नौकरियां छूट रही हैं, इतने प्राइवेट नौकरी वाले, आए दिन पेपर खोलो आप तो सुसाइड के कम से कम 2-4 केस आपको मिल ही जाएंगे। तो आज इस देश में अगर हम बात करें, प्रदेश में अगर हम बात करें, बस से बदतर हालात में लाके मोदी और योगी जी ने खड़ा कर दिया है। और मैं बता दूं दुबे सर, अगर हम सब नहीं जागे, आने वाली पीढ़ियां भी हमें और आपको माफ नहीं करेंगी। बताएंगे कि बताओ, जब देश के इस हालात से गुजर रहा था तो आप क्या कर रहे थे? आप नजरें नहीं मिला पाओगे आने वाली पीढ़ियों से। और मैं बता दूं, अकेले रेलवे डिपार्टमेंट 2014 के पहले, सभाजी 2014 के पहले 17 लाख एम्प्लॉय थे रेलवे में। आज मोदी जी 18 घंटे मेहनत करके 13 लाख तक पहुंचा दिए हैं। तो आप बताओ, उसमें कौन से क्या हर वर्ग के लोगों को नौकरियां मिलती थी। और एक रेलवे का एम्प्लॉय जो होता था, वो एक तरीके से 3 पीढ़ी का विकास करता है। एक खुद माता पिता का सही से स्वास्थ्य और उनके जो है इलाज और रहन सहन की व्यवस्था हो जाती थी। खुद एक पीढ़ी जो खुद की है, दूसरी अगली पीढ़ी बाल बच्चों को बन जाता था। आज क्या कर दिया, 10,000 रुपए महीने में, आप देख लो, पता कर लो, 10,000 महीने में वंदे भारत और जो दूसरा तेजस एक्सप्रेस में, जो तेजस में चल रहे हैं लोग, 10,000 की नौकरियां हैं। आप सवाल कल्पना करिए कि 10,000 में क्या कोई बच्चा अपने परिवार का पालन कर सकता है? देश को कहां पे लाके खड़ा कर दिया मोदी जी ने। और केवल झांसेबाजी, जुमलेबाजी के अलावा भाजपाइयों के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने बोला कि एसएससी की परीक्षाएं, हम लोग इलाहाबाद पढ़ते थे, एसएससी की परीक्षाएं साल में 2 बार हुआ करती थी। पूछ लो 10 साल में, सुधा जी बैठी हैं, दुबे सर बैठे हैं, पिछले 11 सालों में कितनी परीक्षाएं हुई हैं। क्या हाल बना के रख दिया देश का इन लोगों ने। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत वाजिब सवाल हैं, जनता में त्राहिमाम है। और मैं आपको बता दूं, धर्म की जो हंडी है, वो जो क्या नाम है, बार बार नहीं चढ़ने वाली है। वो उसमें आप समझिए कि 1 बार 2 बार हो गया। अब बीजेपी को लग रहा है कि हमारी दुकान बंद हो रही है, हमारे से जनाधार खिसक रहा है। अब वो कहीं जो है मंदिर खुदवा रहे हैं, कहीं मस्जिद खुदवा रहे हैं, कहीं लोगों को बांट रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सभाजी अंग्रेजों से सीखते हुए लोग हैं, अंग्रेजों के पैटर्न पे चलने वाले लोग हैं, उनकी जासूसी करने वाले लोग रहे। इसलिए अंग्रेजों के अधूरे सपनों को, जो हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा कर रहे थे, उनके अधूरे सपनों को, उनके अधूरे कार्यों को बीजेपी पूरा करने के लिए लगी हुई है। जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब पूरी दुनिया में एक मिसाल दी जाती है, एक लोकतांत्रिक देश का, एक अपना हिंदुस्तान में लोग बोलते हैं ना कि भाई हमारा एक ऐसा देश है गंगा जमुनी तहजीब वाला, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई का नारा। लेकिन आज बीजेपी से लोगों से पूछो, कितनी नफरत पैदा करती है। और तो और सोचो, इतना झूठ, इतना प्रचार। अभी अयोध्या में आप देख लो, अभी ये न जाने क्या क्या बातें करते थे। अभी अयोध्या में इन्होंने रंगारंग कार्यक्रम कराया। अभी आपने देखा होगा, आप चले जाओ, मुझे आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, हमारे साथ एक बैठते हैं, प्रवक्ता बीजेपी के ही हैं, आपके चैनल में बैठते हैं। वो बेचारे ने मेरे को वीडियो भेजा है कल कि चंचल भाई, इतनी बद इंतजामी है वहां पे कुंभ में कि आप लोग बात उठाओ, हम लोग नहीं उठा सकते। आप सोचो कि मतलब एक कैसा माहौल बना दिया है। न तो कोई पत्रकार अपनी बात सही से रख सकता है, आज क्या हाल कर दिया है। न कोई वरिष्ठ पत्रकार अपनी बात बड़ी ईमानदारी से, बहुत गिने चुने लोग बचे, दुबे जैसे लोग। तो आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सबकी, बीइंग ह्यूमन, कि कम से कम नैतिकता के आधार पे हम एक सच्चे देशभक्त के, मतलब अगर देश के भक्त हैं, अगर देश के नागरिक हैं, तो कम से कम हमें जो देश बचाने की मुहिम में लगना पड़ेगा और इन फिरका परस्ती ताकतों को फेंकने के लिए लगना पड़ेगा। जी ठीक है चंचल जी, सीधा रुख करना चाहूंगी डॉक्टर सुधा जी का। सुधा जी, अगर बात की जाए दिल्ली चुनाव की, तो मायावती ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। क्या लगता है, उस चुनाव में किसे फायदा मिलेगा क्या मायावती को? देखिए, अभी सुरेंद्र सर ने बहुत अच्छे से बताया आपको कि वो किसके पीछे खड़ी हैं और किसके लिए चुनाव में प्रचार करती हैं और चुनाव किसके लिए लड़ती हैं। इसको बार बार कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको खुद अपने महत्व का अंदाजा ना हो कि उसका अपना क्या महत्व है,
तो ऐसे लोगों के बारे में बातचीत करके हम उसको क्यों महत्ता दें, क्योंकि उनको खुद अपने महत्व को न तो पहचानना है, न अपने महत्ता को जो जो दलितों की एक जागृत के रूप में वो दिखाई दी थी ना, उसको उनको स्थापित करना है। उनकी बात करके हम किसका नुकसान किसका फायदा से बेहतर है कि हम कितना बेहतर कर सकते हैं कांग्रेसी होने के नाते उस विचारधारा को आगे बढ़ाने। देखिए सभा जी, गलती क्या हुई कांग्रेसियों से, मैं इस बात को हर जगह बोलती हूँ, काम का प्रचार नहीं किया। उन्हें क्या मालूम था कि जो काम का प्रचार है, सिर्फ प्रचार किया जाता है तो शायद सरकार कभी हटती नहीं। उन्होंने काम किया, उन्हें लगा कि काम हो रहा है, सबके सामने जा ही रहा है, प्रचार करने की क्या जरूरत है। मतलब इस देश में जो बुनियादी चीजें थी, जिसपे फक्र है हर एक भारतीय को, सिर्फ मुझे नहीं, हर भारतीय को, क्योंकि तब भारतीय थे सब, तब कोई कांग्रेसी भाजपाई सपाई नहीं था। काम था, सबके लिए था, सबको नौकरियां मिलती थी, फॉर्म निकलते थे। अभी चंचल भाई ने इलाहाबाद की बात की, मैं 5 साल इलाहाबाद रही हूँ, और हमें उस 5 साल में रहने में 3-4 भाई बहन साथ रहते थे। हमारे शायद कुछ टेक्निकल इश्यू है, तब तक सुरेंद्र दुबे जी का रुख करना चाहूंगी। सर, जिस तरह से मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पहले आगे किया, उन्हें सम्मान दिया और फिर वो सम्मान उन्होंने वापस ले लिया, तो इस तरह से ये जो मायावती जी आपका जो सवाल है उसी में जी उत्तर छिपा हुआ है कि उन्होंने आकाश आनंद को इंचार्ज बनाया और फिर ये आकाश आनंद यंग लड़के, उनको लगा कि भाई हम तो कुछ कर सकते हैं। जो उन्होंने कहा वो सत्ताधारी दल को पसंद नहीं आया, और बहन जी ने दूसरे दिन उनको हटा दिया कि नहीं नहीं, तुमको कोई नहीं करना है ये सब। अभी एक बात आपने कही, मैं वो कह करके फिर सुधा जी से आप बात करिए, उनका टर्न था। बीएसपी दिल्ली में पूछा, यूपी में लड़ती नहीं है, दिल्ली में गई लड़ने, वहां कितनी सीट है इनके पास भाई, कितने मतदाता है वहां। अब वो दलितों की चैंपियन नहीं रही, वो जमाना अलग था कि कहीं भी लड़ जाती थी। अब कांग्रेस के पास तो भाई जो खड़गे साहब खुद ही बड़े दलित नेता है और तपे तपाए नेता है। चुनाव जीत कर कांग्रेस में अध्यक्ष बने, ये भी नहीं कि नॉमिनेट कर दिए गए। ये तो सिर्फ इसलिए लड़ रही हैं। मुझे देखिए कोई कहने में वो नहीं है कि केजरीवाल का वोट काट लें, कांग्रेस का वोट काट लें तो शायद बीजेपी को फायदा हो जाए, लेकिन दिक्कत ये है कि इनको इतना वोट ही नहीं मिलेगा, इसलिए न इनके लड़ने से किसी को नुकसान होगा न इनको फायदा होगा। मायावती जी को ये कि वो कहें कि सर आपने कहा था, हमने लड़ा दिए, अब नहीं कुछ हो पाया तो मैं क्या करूं। जी चलिए ठीक है जी, डॉक्टर सुधा जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर सुरेंद्र जी का रुख करूंगी। जी बिल्कुल, तो जो मैं बात कह रही थी कि चुनाव का इफेक्ट किस पे आएगा, सुरेंद्र सर ने बहुत अच्छे से कह दिया कि उनको दिखाना है और उस दिखावे के लिए वो कर रही हैं। और जो महंगाई की बात है, आप सोचिए, मैं आपको मतलब सभा जी किसी दिन आप लोगों को चलना हो ना, मैं दिखाती हूँ कि जिन योजनाओं की ये बात करते हैं उनकी हकीकत क्या है, दर हकीकत क्या है। इलाहाबाद में जो चीज दिखाई जा रही है बिल्कुल बहुत अच्छा है। 144 वर्ष पहले ना कोई था, न 144 वर्ष बाद कोई होगा, लेकिन महाकुंभ आएगा, ये स्थितियां ऐसी ही रहेंगी। तो उस पे कोई कह दे कि हमने किया है, तो इससे बड़ा कुछ और प्रोपेगेंडा हो ही नहीं सकता। हर बार संख्या बढ़ेगी, हर बार ज्यादा लोग आएंगे। अभी जब हो रहा ना कि इतने करोड़ लोग स्नान कर लिए, अरे भाई हम चीन से, हम जनसंख्या में किसने स्थान पे हैं विश्व में, तो ये बात कहने की जरूरत क्या है भाई, हम जनसंख्या में बढ़ रहे हैं ना, तो जनसंख्या में बढ़ेंगे तो हमारा तो स्नान करना ही होगा भाई, जाहिर सी बात है, सनातन परंपरा है, लोग आस्था में विश्वास रखते हैं, जाएंगे। और चंचल भाई बैठे हुए हैं, पूछिए जो लोग वहां रहते हैं उसमें कितने प्रतिशत लोग स्नान करने आते हैं, मैं बता दूं, तो सब लोगों की आस्था आहत हो जाएगी, तुरंत आहत हो जाएगी, क्योंकि आस्था आजकल इतनी जल्दी आहत होती है कि लगता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। तो दिक्कत इस बात की है कि यहाँ सब कुछ सिर्फ प्रचार, मैं प्रचार की बात कर रही थी, प्रचार प्रसार करके दिखाना कि हम काम कर रहे हैं, और सच में काम करना। घर का मुखिया आपने देखा होगा, जिसके घर में बहुत लोग रहते हैं, मुखिया बेचारा उदासीन दिखेगा, चेहरे पे कोई भाव भंगिमा नहीं, क्योंकि वो काम कर रहा है। लेकिन उसमें एक चतुर व्यक्ति होता है हर परिवार में, जो सबसे सजा धजा एकदम अच्छा दिखेगा, बाहर बैठा हुआ, सबका हाल चाल लेगा, और सबको लगता है कि वही काम कर रहा है, क्योंकि वो प्रचार को जानता है, लेकिन मुखिया कोई पूछता नहीं है। जबकि आप जानती हैं कि काम करने वाले को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आपने व्यवस्था ऐसे कर दी, आपने ऐसा बना दिया समाज कि लोगों को लगता है कि नहीं कहा है सुधा मिश्रा ने, मतलब काम नहीं किया है।
तो ये जो दिखावटीपन हमने अपने समाज में डाल दिया है, इसका इफेक्ट आज नहीं, सबा जी, आज के 10 वर्ष बाद जब हमारे बच्चे बड़े होंगे ना, उनके लिए कितनी विकट परिस्थितियां होने वाली हैं, इसका हमें अंदेशा तक नहीं है। नौकरियां नहीं है। मैं आपको बताऊं, आरओ का एग्जाम उसी जी। इलाहाबाद में वहीं से होना था, फरवरी में एग्जाम कैंसिल हुआ है। महाकुंभ 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 4 करोड़ लोग स्नान एक दिन में कर ले रहे हैं। अब सोचिएगा, सरकार एक दिन में इतने करोड़ लोगों को स्नान करा सकती है, वाह क्या सामर्थ्य है। लेकिन कुछ लाख बच्चों का एग्जाम फिर से कराना था। कितना बड़ा प्रश्न है इस देश के इस आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ने का, कि जो सरकार अगर वहां कर सकती है कई विकल्पों में, लाख लाख रुपए की वहां मिल रही है कोठरियां, जहां पे हम अपने आप को ढूंढने जाते हैं, स्नान, ध्यान, मोक्ष, किसके लिए? स्वयं के लिए। वहां लाखों के कॉटेज हैं, लाखों का वो है भाई, और जिनके पास पैसे नहीं है उनको 20 किलोमीटर दूर डाल दिया है, जो बेचारे संगम में स्नान नहीं कर पाएंगे। और बातें, उफ, क्या ही, मतलब सोने की थाली में खाने वाले सोने के होते हैं, और जो पत्तल में खाते हैं उनसे पूछिए कि वो संगम तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। बड़ी बड़ी बातें दिखावे, लेकिन आरओ एग्जाम का एग्जाम में कौन बैठता है? मेरे जैसे बच्चे, जिनके पास आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए उतना ही है कि नौकरी कर लें तो उनके घर में एक आय का स्रोत बनेगा। उनका आपने स्रोत खत्म कर दिया। आपको लगता है झंडा पकड़ लूंगी, मैं घूमने लगूंगी तो मेरे घर में आय आ रहा है, 400 रुपए पर डे का दे रहे हैं, बस चंगा सी रात में खाना दे रहे हैं, एक बुलेट दे दिया। तो जब युवाओं को आपने एक उसमें डाल दिया है, तो इस देश का क्या होने वाला है? मैं सच बताऊं सबा जी, जो महिलाओं पे अत्याचार जो महिलाओं के साथ हो रहा है, युवाओं के साथ हो रहा है, अब डर लगता है कि आज के 10 वर्ष बाद जब मेरा छोटा बेटा जो 9 साल का है, जब वो 19 साल का होगा, तो जिस समाज में वो जाने वाला है, क्या हमने उसके लिए वो समाज बना के छोड़ा है? क्या हम उस तरह से समाज दे रहे हैं? ये जब तक हम नहीं सोचेंगे, एक स्वर में नहीं खड़े होंगे, आज की जो सरकार धर्म की राजनीति करती है, जो उन्माद की राजनीति करती है, हमारे न रहने पे हमारे पीढ़ियों को तबाह करने वाली हो, कोई रहेगा नहीं। आज के 12 वर्ष बाद फिर से महाकुंभ आएगा, न जाने कौन है कौन नहीं है, किसको किसके पास गारंटी है। लेकिन जो आप स्थितियां पैदा कर रहे हैं वो इस देश के लिए, आपको पता है, इसी महाकुंभ के बाद मैं जोड़ दूं, बहुत जरूरी है, जी। दयानंद सरस्वती जी गए थे, उन्होंने जाके झंडा गाड़ दिया था वहां पे, अखंड पाखंड वाहिनी के नाम से, सबको पता होगा, गए थे, वो झंडा गाड़ दिए थे, वो विरोध करते थे, वो वेदों की बात करते थे, वो सारे पाखंड की विरोध में खड़े थे, और उनका किसी ने विरोध नहीं किया। वहां पे वो गए और शास्त्रार्थ करने के लिए सबने उनका स्वागत किया। और आज मुस्लिम नहीं आएंगे, ईसाई नहीं आएंगे, जैन नहीं आएंगे, बौद्ध नहीं आएंगे, जाने कहां से ये लोग आए हैं, जिनको पता ही नहीं है देश की सनातन संस्कृति के बारे में। दयानंद सरस्वती जी ने कहा था वेदों की तरफ चलो, क्योंकि वो मानते थे कि इस देश में वेद के अलावा सब कुछ कर्मकांड बाद में फैलाए गए। और उस व्यक्ति ने अपने उन विचारधारा को वहां पे शास्त्रार्थ करने के लिए स्थापित किया, किसी ने कोई विरोध नहीं किया था। लेकिन आज इन्होंने समाज को बांटने के लिए, सिर्फ राजनीति के लिए, और मुझे बहुत तकलीफ होती है एक अध्यापक होने के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते और एक व्यक्तित्व होने के नाते, मुझे बहुत तकलीफ इस बात की है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। और यही छोड़िए, कल लखनऊ में एक टीवी चैनल का प्रोग्राम था, मैं उसको बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन सबा जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस मीडिया चैनल में जाने के बाद, मीडिया चैनल का प्रोग्राम था, वहां पे 2-3 दलों के लोग बुलाए गए थे, 2-3 पार्टियों के लोग और बुलाए गए थे, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे उस चैनल ने पूरे समय सत्ता के साथ उन लोगों को, अरे आदरणीय जी 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 करके पूरे मंच पे ऐसा उन्होंने स्वागत किया कि लग रहा था कि वो चैनल नहीं है, वो उसी सत्ताधारी लोगों के अपने कुछ प्यादे हैं जो काम कर रहे हैं। मुझे सच में शर्मिंदगी हुई उस कार्यक्रम में जाने के बाद, और फिर मैंने उनको व्हाट्सएप पे कॉल करके बोला ये बात कि जो आपने किया है ना, आपको किसी ने हक नहीं दिया है कि आप अन्य, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी दल हो, आपको इंसल्ट करने का किसी ने हक नहीं दिया है। सारे एमएलसी, सारे विधायक सब बैठे हुए थे और वो लोग उनकी चरण वंदना में लगे हुए थे। हम लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया असल में हो गई है। आज के 10 वर्ष पहले, आप जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, मैं देखती आई हूँ, सब देखते आए हैं, चैनल खड़े होते थे और हर बात का उत्तर मांगते थे, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होके उन उत्तरों को देने की कोशिश और जवाबदेही तय होती थी। आज कोई क्यों नहीं कर रहा है? सारा प्रश्न हमसे, हम क्या करेंगे? हम तो सिर्फ सवाल खड़े कर सकते हैं आपके साथ खड़े होके, लेकिन सारे सवाल कांग्रेस क्या कर रही है, सपा क्या कर रही है, फलाने क्या कर रहे हैं, ढकाने क्या कर रहे हैं। अरे अलाने फलाने ढकाने की बात करनी ही नहीं है, जिसको अधिकार दिया है वो काम क्यों नहीं करना है, ये सवाल किसी में करने की हिम्मत नहीं है, चाहे मायावती जी हो, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर सुधा जी, ठीक है, सीधा रुख करना चाहूंगी सुरेंद्र दुबे जी का।
सर, अगर बात की जाए जिस तरह से मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, किसी भी कोई भी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी अगर इस तरह का बयान दे रही है कि हमारे दलित वोट बैंक को, मतलब ये कहां तक सही है कि किसी भी मतलब जनता को कहीं ना कहीं से अपने वोट के जरिए का जागीर समझा जा रहा है, ये कहां से सही है? देखिए, जब वो ये कहती हैं कि हम्म हमारे दलित वोट बैंक, तो ऐसा लगता है कि वो दलित वोट बैंक कहीं उनके गांव में छिपा हुआ था, जिसको झोले में ले आई है और हम्म बेच करके राजनीति कर रहे हैं। वोटर कभी किसी का नहीं होता, और ये बिल्कुल। आप देख रहे हैं, कभी कांग्रेस का राज था, कभी समाजवादी हम्म पार्टी का राज था, फिर बीजेपी का राज आ गया, कल नहीं रहेगा। बीजेपी वालों को लगता है कि नहीं, ये कभी नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हम्म जैसे कुंभ और महाकुंभ होते रहते हैं, ग्रह नक्षत्र बदलते रहते हैं, वैसे ही राजनीतिक ग्रह नक्षत्र भी बदलते रहते हैं और जी। सरकारें बदलती रहती हैं, और इसीलिए लोकतंत्र है। अभी एक बात सुधाई कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, और हमारे ऐसे लोग तो, अब हम लोग इसीलिए यूट्यूब को छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि जो वहां कर रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे, करने की जरूरत भी नहीं हमको। हम जो भी लोग इस प्रथा का या इस तरह की सत्ता का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम्म वो अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और भाई, अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, अगर जहां चीफ जस्टिस जाकर के प्रधानमंत्री के साथ ताली वो भजन गाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार खुद वोट बनाते हैं, खुद ही वोट देते हैं। अब तो आप कह रहे हैं दिल्ली में चुनाव, हमने कहा भाई पहले ये देख लिया जाए कि राजीव कुमार कैसे लड़ रहे हैं, बाकी सब छोड़ दो। जब वो खुद ही वोट बना लेता, खुद ही गिन लेता है, तो क्या करना, इसका विरोध करना पड़ेगा। मैंने कल से कहना शुरू किया कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को अन्य बातों के अलावा सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग पर अटैक करना चाहिए। ये जो लूट हो रही है, इसको कैसे बंद किया जाए। गली गली पॉलिटिकल पार्टीज को निकलना चाहिए कि भाई ये जो चुनाव को लूट तंत्र एक डेवलप किया गया, भाई आप ले आइए, चाहे जितने बढ़िया वोट ले आइएगा, वो गिन के आपको शाम को बता देंगे कि नहीं आप हार गए, और कोर्ट आपकी सुनती नहीं। कोर्ट में आप जाएंगे तो वहां जो लोग बैठे हैं उनकी आप हालत देख रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा तो जो तहसील में वो अहलमक होता, उसकी ज्यादा रंगबाजी होती कि नहीं नहीं हम साहब ये नहीं सुनेंगे। यहाँ तो सब बिल्कुल हाथ जोड़े जोड़े खड़े हुए, काफी गंभीर स्थिति है बात। सिर्फ और मायावती भी उसी का शिकार है। हर आदमी इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा, इसीलिए हर आदमी की उतनी चर्चा भी नहीं। अखिलेश यादव है, वो लड़ रहे हैं, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, अन्य तमाम नेता बिहार में तेजस्वी लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं, अगर ये नहीं होता तो देश बिल्कुल तबाह हो जाता। लेकिन सारा काम नेता ही करेंगे, जनता भी कुछ करेगी। मैं मानता हूं कि इस देश की जनता अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही, वो बातें हमसे करती है, हमसे मतलब पॉलिटिकल पार्टी से। वो बातें करती कि वो एक मिनट, वो बातें करती है कि हमें रोजगार दीजिए, वो बातें करती कि हमारे लड़के को नौकरी नहीं मिल रही, और वोट उनको दे आती जो आपको नौकरी नहीं देना चाहते। तो उसमें राहुल गांधी या अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव क्या करें। आप आप वोटर है ना, आपके वोट से सरकार बन रही है। अगर आपने तय कर लिया है कि हम उसी को वोट देंगे जो आपको भूखा रखेगा, तो फिर आप करिए। इस समय सबसे गंदी भूमिका में इस देश का वोटर है। मैं सीधे सीधे कहता हूं, आप लाग लपेट की बात से चीजें नहीं सुधार सकते। क्यों नहीं करेंगे आप वोट मांगेंगे। हमने तो एक चैनल है जिस पर लगातार शिक्षकों वो ये आंदोलन करने वाले टीचर्स वगैरह का होता है डिबेट में, उस पर बहुत जाता था।
तो वो उनमें से कुछ लोग हमारे घर भी आते थे, तो हमने उनसे कहा कि भाई तुमने किस लिए वोट दिया था? राम मंदिर के लिए दिया, तो वो मंदिर बना दिया। अब काहे के लिए रोजी रोटी की बात कर रहे हैं? चलो एक गलती की तो आप कहो कि नहीं, अब हमें रोजी रोटी के लिए चाहिए। भाई होशियार आदमी क्या करता है, हम अगर निकले और आप लोगों से काम हो तो कुछ काम हम सीधा से निपटा लेंगे कि भाई ये कर देना, कुछ हम चंचल कह रहे हो, कुछ आपसे कह देंगे। अगर हम ये जान करके कि सुधा मिश्रा हमको बेवकूफ बना रहे, हम इन्हीं से क्यों कहेंगे, हम दूसरे आदमी से कहेंगे। ये तो सामान्य ज्ञान की बात। मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ कि कैसे इस देश के लोग बिहेव कर रहे हैं, जैसे वो इस देश पर कोई एहसान कर रहे हैं वोट दे करके। मत दीजिए, घर बैठे जा करके। गलत आदमी को वोट देने से अच्छा है किसी को वोट मत दीजिए, चलने दीजिए देश को जैसे चाहिए। जी चलिए ठीक है सुरेंद्र जी। चंचल जी कुछ कहना चाह रहे थे जी? चंचल जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो आज के समय जो माहौल बना दिया है बीजेपी के लोगों ने। आप देखिए, नीतीश राणे नारायण राणे के पुत्र हैं, जो बोलते हैं ईवीएम का फुल फॉर्म बताते हैं एवरी वोट्स अगेंस्ट मुल्लाज, और वो वर्तमान में महाराष्ट्र में मंत्री हैं। दूसरा आपको एग्जाम्पल बताता हूं, जो पूर्व में लोकसभा सांसद रहे, लोकसभा में किस तरीके से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, जिसको मोदी जी अभी तक मन से माफ नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर उनको टिकट दे दिया गया, फिर से माननीय जी बनने के फिराक में पड़े हुए। तो बीजेपी में जो जितना गलत बयानबाजी करेगा, जो जितना बड़ा दंगाई होगा, वो उतना बड़ा भाजपाई बन जाता है। बीजेपी जो है आज के समय में, और आप देखिए मुख्यमंत्री जी भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी चूंकि दिल्ली जाने की फिराक में है, और वो जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सीख रहे हैं। उनके पद चिन्हों पे जिस तरीके से गोधरा कांड हुआ था, उसी के पद चिन्हों पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी चलने का काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आपने दुबे सर ने बहुत अच्छी बात की, मैं काफी ऐसी बातों को सर सहमत हूं। बीजेपी ने जिस तरीके से प्रेपोगंडा चला करके लोगों को गुमराह कर रखा था, लेकिन अब लोग बहुत अच्छी तरीके से जागरूक हो रहे हैं। और मैं बता दूं, बीजेपी ने काफी सारी बेईमानी भी करी, और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, जिस तरीके से उन्होंने एन केन प्रकरण, हमें सत्ता चाहिए, न तो उनको नैतिकता से, कुछ सिद्धांतों से कुछ भी नहीं लेना देना है। लेकिन आज के समय में सर एकदम बहुत नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। 2000 आप जो आगे आगामी जो चुनाव होंगे, बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है, जिस तरीके से हम लोग घूम रहे हैं। और देखिए, अभी आप 9 सीटों के उपचुनाव के बाई इलेक्शंस की बात करें, दुबे सर इतनी बेईमानी शायद ही कभी जीवन में हुई होंगी किसी भी आपने तो बहुत बड़े आपका अच्छा अनुभव है। आपने देखा होगा कुंदरकी में पूरा बैरिकेटिंग लगा के घर से निकलने नहीं दिया गया, उधर ईवीएम दबा दिया गया। और आपने कटहरी देख लीजिए, फूलपुर की देख लीजिए, मझवा सीट देख लीजिए, ये सब सीटें बीजेपी हार रही थी। और मिल्कीपुर जो है, जिस तरीके से हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा है, आप बस इंतजार करिए, मिल्कीपुर से बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है। जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, वो 10 सीटों पे चुनाव नहीं करा पाए, 2 राज्य का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए। झारखंड, अरे क्या बोलते हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव पिछली बार एक साथ हुआ था, आपको याद होगा। इस बार उन्होंने अलग अलग कराना पड़ा, और वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते। तो इनका कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, अब मुंह में राम बगल में छुरी वाले ये भाजपाई हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे और डिबेट में जाना है मैडम, मैं माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल जिस तरह से मायावती अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए रणनीति बना रही है, हालांकि जिस तरह से वो कांग्रेस, सपा या फिर बीजेपी पर हमलावर हो रही है, इन सब का फायदा कितना मायावती को मिलता है? क्या ये जो मायावती रणनीति तैयार कर रही है, जो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है, क्या इसका फायदा मायावती को आने वाले चुनाव में होगा? क्या मायावती जो अपना जनाधार खोती जा रही है, जो जनाधार उनका कहीं ना कहीं सिमटता जा रहा है, उसे फिर से वापस पा पाएंगी? ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।